हेलो दोस्तों, मैं स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं धातुएं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। देखिए दोस्तों, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है। आपको उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगी जितनी दूरी तय करके आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में अदा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि धातुएं वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, और साथ ही रिएक्टिविटी सीरीज और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आप मेरा पहले वाले वीडियो जाकर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं धातुएं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। देखिए, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं तो यदि आप 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं तो 42 से 45 क्वेश्चन आप स्वयं ही सॉल्व कर पाए, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट लगाने का मतलब है। यदि आप केवल 10 प्रश्न ही सॉल्व कर पा रहे हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए पहले आप थ्योरी पढ़िए और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ही इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा पाएंगे, और साथ ही जो नए क्वेश्चन संभावित हैं पेपर में, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, व्यापम में, वह भी आप आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया, सभी धातुएं डाइल्यूट अम्ल के या डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट या लवण देती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यह मेरा अम्ल से अभी तात्पर्य H2 डाइल्यूट H2SO4 और HCl से है। अभी हम HNO3 से अभिक्रिया नहीं देख रहे हैं। अभी हम अम्ल की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 से और डाइल्यूट HCl से करवाएंगे। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट देती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो केवल इतना ही धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ने में पर्याप्त नहीं है। इससे बहुत ही अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके हम एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे और डिटेल से समझेंगे। जैसे यदि फॉर एग्जांपल मैंने यदि एल्यूमिनियम की अभिक्रिया HCl से करवाई तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आपको जहां पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसलिए इस पर +3 चार्ज है। यदि मैं आपसे पूछूं कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन पर प्लस चार्ज ही क्यों होता है, माइनस क्यों नहीं होता है? यदि आप बोलेंगे कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, तो मेरा यह प्रश्न है कि जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उन पे प्लस चार्ज ही क्यों होता है, माइनस चार्ज क्यों नहीं होता? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आगे देने वाला हूं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा धातुएं अधातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, या धातुएं धातु विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। मैं आपको एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। जैसे यदि मैं जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से करवाऊं तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जिंक सल्फेट का केमिकल कंपोजिशन कई बार पेपर में पूछा गया है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। आगे हम धातु और उनके यौगिक पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे। इसी प्रकार आयरन की अभिक्रिया यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई जाए तो आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसी प्रकार मैग्नीशियम की अभिक्रिया H2SO4 से करवाई जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसी प्रकार मैग्नीशियम HCl से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब यह सभी प्रोसेस जो है वह एक्सोथर्मिक या ऊष्मक्षेपी हैं, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनमें कौन तेजी से अभिक्रिया करता है, क्या यह आप बता सकते हैं? देखिए, इनका रिएक्शन वायलेंट नहीं होता है, तो आप आसानी से देखकर यह नहीं बता सकते कि कौन कितनी तेजी से रिएक्ट करता है। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई, जिसमें पोटेशियम को सबसे ऊपर, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, इस प्रकार सभी मेटलों को जमाया गया और सबसे नीचे प्लेटिनम को रखा गया, जिसमें सर्वाधिक क्रियाशील पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील प्लेटिनम है। पोटेशियम से भी सर्वाधिक क्रियाशील सीजियम है। मैंने आपको एक एडवांस रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, जो आप जाकर देखिए। तो
यह बताने के लिए कौन सर्वाधिक क्रियाशील है किससे, इसी के लिए रिएक्टिविटी सीरीज का निर्माण हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ देखा कि धातुएं अम्ल या एसिड के साथ अभिक्रिया करके, और कौन से एसिड, HCl और H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट देती हैं और हाइड्रोजन गैस निर्माण करती है। जबकि हमने देखा था धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस निर्माण करती हैं। और कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ठंडे जल से तेजी से रिएक्ट करती हैं, कुछ धातुएं भाप या स्टीम के साथ अभिक्रिया करती हैं। साथ ही हमने देखा था धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड देती हैं। कुछ धातुएं वायु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, कुछ ऑक्साइड की पतली परत जमा लेती हैं। ये सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यह सारे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक बार रिएक्टिविटी सीरीज फिर लिखी है। पापा नानी काका मांगे आलू, जॉन लोहा पबजी है, क्यों होगी आगे औरत प्लेट लेके। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, अर्जेंटम, ओरम, प्लेटिनम। अब हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित या रिप्लेस कर देगा। मेरा बोलने का मतलब है, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम में अभिक्रिया होगी तो सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम और जिंक में अभिक्रिया होगी तो मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर देगा। इसी प्रकार जिंक और आयरन में जिंक आयरन को रिप्लेस कर देगा, लेकिन आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम और कैल्शियम में एल्यूमिनियम कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम और सोडियम में कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही चांदी और हाइड्रोजन में चांदी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब इस अभिक्रिया शैली में हाइड्रोजन को क्यों रखा गया है मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हाइड्रोजन धातु की ही तरह H प्लस आयन होता है और यह धातु की तरह व्यवहार करता है, लेकिन यह एक द्विपरमाणविक अधातु है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाइड्रोजन को इस श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यह धातुओं की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, H प्लस आयन बनाता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर के जो तत्व हैं वह वायु, जल, भाप या एसिड से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व वायु, जल, भाप तथा अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे के तत्व किसी भी प्रकार की अभिक्रिया वायु, जल, भाप या अम्ल से नहीं करते। कॉपर, पारा, ओरम, प्लेटिनम ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। अब अभी हमने देखा कि HCl और H2SO4 से इन धातुओं की अभिक्रिया कराई जाए तो सॉल्ट का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस निर्मित होगी। यदि मैं HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल से इन धातुओं की अभिक्रिया करवाऊं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। इनमें से कोई भी एलिमेंट HNO3 से अभिक्रिया करके सामान्यतः हाइड्रोजन गैस नहीं देता। डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मिलेगी। डाइल्यूट HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। अब क्यों नहीं करती? HNO3 क्यों हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, जबकि सभी अम्ल और जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती? क्योंकि HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या अति प्रबल ऑक्सीकारक है। अब ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो वह पदार्थ जो तेजी से ऑक्सीजन को सप्लाई करे, जो ऑक्सीजन को बहुत ही तेजी से सप्लाई करता है, वह वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या अति प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जैसे अदर प्रोडक्ट को जैसे कोई भी अभिक्रिया जब HNO3 से होगी तो शुरू में तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, लेकिन यह तेजी से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा उस प्रोडक्ट को और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण कर लेगी, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाएगी।
तो हमने देखा कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 से, जबकि HNO3 से अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती और जल का निर्माण करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन को तेजी से सप्लाई करता है। हमने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व भी वायु, जल, भाप तथा अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, जबकि हाइड्रोजन से नीचे के तत्व इनसे कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू में तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बन जाएगा तथा साथ ही इसके साथ NO, NO3 तथा N2O भी प्रोड्यूस होगा। जैसे जिंक को मैं HNO3 से अभिक्रिया कराऊं, यह मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ऐसा प्रश्न की केमिकल फॉर्मूला बताएं, अभी तक तो नहीं आया है, आगे चल के आ सकता है और मैं आगे अम्ल और क्षार में आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा ही। जिंक की अभिक्रिया HNO3 से करवाई जाए तो जिंक ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुक्त होगा तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। हाइड्रोजन गैस पहले मुक्त होगी, फिर वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बना लेगी। क्यों? क्योंकि HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समानता रिएक्टिविटी सीरीज में जो हम पहले देख चुके हैं, मेटल से क्रिया करने पर HNO3 हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। किसी भी इनमें से किसी भी तत्व से क्रिया करके HNO3 समानता हाइड्रोजन गैस नहीं देता, जल बना लेगा। लेकिन क्या डाइल्यूट HNO3 कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? तो आप बोलेंगे समानता नहीं। क्यों? क्योंकि HNO3 अति प्रबल ऑक्सीकारक है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है जिससे आने वाले प्रीवियस ईयर में रेलवे ग्रुप डी में, RRB NTPC में, व्यापम में, MPPSC में कभी भी क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि HNO3 सामान्यता तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता क्या, लेकिन क्या ऐसी कोई कंडीशन है जब HNO3 हाइड्रोजन गैस दे सकता है? तो हाँ, दे सकता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज डाइल्यूट HNO3 या नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं, जबकि HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कब दे सकते हैं? जब HNO3 और जल का ऐसा मिश्रण तैयार किया जाए जिसमें HNO3 1 से 2% हो और जल 98 से 99% हो, तब मैग्नीशियम और मैग्नीज हमें हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। तो हमने देखा एसिड और धातु की अभिक्रिया में सॉल्ट निर्मित होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिसमें डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl अभिक्रिया करते हैं, जबकि HNO3 अभिक्रिया करके धातुओं से हाइड्रोजन गैस नहीं देता, जल का निर्माण कर लेता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें डाइल्यूट HNO3 अति प्रबल ऑक्सीकारक होने के बावजूद भी हाइड्रोजन गैस दे सकता है। वह कौन से मेटल है? मैग्नीज और मैग्नीशियम। लेकिन कब? जब HNO3 और जल का ऐसा मिश्रण हो जिसमें HNO3 1 से 2% हो, जबकि जल 98 से 99% हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने देखा धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया और धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आप मेरे सारे वीडियो को लिंक करके देख सकते हैं। वीडियो ज्यादा बड़े नहीं हैं, 13 से 14 मिनट के हैं, लेकिन मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और NCERT बेस्ड सारी थ्योरी उसमें कवर की है। मैंने बताया धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके कैसे कैसे रिएक्शन करती हैं। सोडियम और पोटेशियम तेजी से रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं, जबकि कॉपर को वायु में छोड़ने पर वह काले रंग की ऑक्साइड की परत जमा लेता है वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, जबकि आयरन वायु की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन आयरन का चूर्ण आग वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर आग पकड़ लेता है। धातुएं जल के साथ कैसे क्रिया करती हैं? धातु जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं तेजी से रिएक्ट करती हैं, कुछ धीमी गति से रिएक्ट करती हैं और कुछ कोई रिएक्शन नहीं करती।
तो हमने देखा कुछ धातु ठंडे जल के साथ रिएक्शन करती हैं, कुछ गर्म जल के साथ, और कुछ भाप या स्टीम के साथ अब रिएक्ट करती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके या तो ऑक्साइड बनाती हैं या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कौन सी धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं यह भी हमने देखा, कौन सी धातुएं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं यह भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। डाइल्यूट H3L और डाइल्यूट H2SO4 सॉल्ट का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि जब HNO3 या नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी, क्योंकि HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वह जल का निर्माण कर लेगा। और ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त क्यों नहीं होती HNO3 के साथ, हमने यह भी समझा। और साथ ही यह समझा कि कब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो सकती है। मैग्नीशियम और मैग्नीज अभिक्रिया करके HNO3 से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए रेलवे ग्रुप डी और RRB NTPC में आए हुए कुछ प्रश्न करेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि क्या नए संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें भी मैंने शामिल किया हूं। और NCERT की बुक के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो इस टॉपिक से पॉसिबल हैं और आ सकते हैं वह भी मैंने शामिल किए हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहले जो मैंने आपको प्रश्न करवाए थे उनके आंसर नहीं दिए थे, वह भी इसमें मैंने शामिल किया हूं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे गर्म करने पर वह आग पकड़ लेगा। कॉपर का दहन नहीं होगा, जिंक का भी नहीं होगा, आयरन का दहन वायु की उपस्थिति में करने पर नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बताया था लोह का चूर्ण या आयरन का चूर्ण गर्म करने पर आग पकड़ लेगा। तो इसका सही उत्तर होगा लोहे का चूर्ण या आयरन का चूर्ण गर्म करने पर आग पकड़ लेगा। निम्न में से कौन सा वायु के संपर्क में आने पर ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है जो उसे पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है। सोडियम और पोटेशियम ये तो तेजी से वायु में रिएक्ट करते हैं और आग पकड़ लेते हैं, कोई परत नहीं बनाते। फ्रांसियम इनसे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है और प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला तत्व है और यह अति अल्प मात्रा में मिलता है, इसलिए इसकी जगह सीजियम को सर्वाधिक क्रियाशील तत्व की श्रेणी में रखा गया है। तो मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है जो पुनः उसे संक्षारण से बचाती है। किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। किसे गर्म करने पर उस पर काले रंग की ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। अब इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। कॉपर को गर्म करने पर उसका दहन तो नहीं होता लेकिन उस पर काले रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मैं इसको बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ZNO होता है, PbO होता है और Al2O3 होता है। जिंक, एल्यूमिनियम और लेड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। अब निम्न में से कौन सा एनोडीकरण का एक आदर्श उदाहरण है। मैंने बताया था एनोडीकरण की अभिक्रिया क्यों है, क्या है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। और एनोडीकरण का आदर्श या डेडली एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम है। सामान्यतः एनोडीकरण की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के लिए ही की जाती है। इसके तहत एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमाई जाती है। एल्यूमिनियम धातु को आकर्षक और सजावटी बनाने के लिए यह अभिक्रिया की जाती है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। और यह भी मैंने बताया था यह अभिक्रिया टाइटेनियम और मैग्नीशियम के लिए भी की जाती है, लेकिन इसका आदर्श और डेडली एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एल्यूमिनियम को पैकिंग द्वारा सुरक्षित किया जाता है। गलत, एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही एनोडीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर जल के ऊपर आकर तैरने लगती है। तो मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम जल में डालने पर जल के ऊपर आकर तैरने लगते हैं और जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन के दहन के कारण सोडियम और पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। कैल्शियम जल में डूब जाता है, एल्यूमिनियम भी जल में डूब जाता है, मैग्नीशियम गर्म जल से तेजी से रिएक्ट करता है। कौन सी धातु जल के साथ क्रिया करने पर ऑक्साइड बनाएगी। तो मैंने बताया था मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड बनाएगा।
कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जबकि एल्यूमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु गर्म जल से तेजी से रिएक्ट करेगी? मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम ठंडे जल से बहुत ही धीमी गति से रिएक्ट करता है, जबकि गर्म जल से तेजी से रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम गर्म जल से तेजी से रिएक्ट करेगा, तो इसका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा? तो कौन जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जबकि जल के साथ अभिक्रिया करने पर, जबकि कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऐसे प्रश्नों के आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्नों के लिए आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो पहले जाकर देखिए पूरी, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और आप तेजी से आंसर दे पाएंगे। निम्न में से कौन सी धातुएं भाप के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी? तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सभी भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करती हैं? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट या लवण या जल? तो हमने देखा ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट या लवण का निर्माण करती हैं। निम्न में से किस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस नहीं देती? तो मैंने बताया था HCl और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस देती हैं, जबकि HNO3 के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस नहीं देती सामान्यतः। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सामान्यतः आपको याद रखना है HNO3 के साथ अभिक्रिया करके कोई भी धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देती। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज स्पेशल कंडीशन में जब ऐसा मिलियन बनाया जाए जिसमें HNO3 1 से 2% हो और जल 98 से 90% हो, तो हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा HNO3 के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस नहीं देती। तो C इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? अब यह प्रश्न का आंसर आप बहुत ही आराम से दे सकते हैं। तो देखिए, जिंक और आयरन, क्या आयरन जिंक को रिप्लेस कर पाएगा? तो मैंने बताया था पापा नानी काका मांगे आलू, जॉन लोहा। तो जॉन मतलब जिंक पहले आता है और आयरन बाद में आता है, तो आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यह समीकरण गलत है। इसी प्रकार का हाइड्रोजन को अर्जेंटम या चांदी रिप्लेस कर देगा, तो चांदी नीचे आता है, हाइड्रोजन ऊपर, तो यह इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, यह समीकरण भी गलत है। इसी प्रकार पोटेशियम को क्या हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा? तो पोटेशियम ऊपर होता है और हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव होता है सीरीज में, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो यह भी गलत है। तो क्या आयरन को जिंक रिप्लेस कर देगा? तो हाँ दोस्तों, जिंक अधिक क्रियाशील होता है आयरन से, तो जिंक को आयरन सल्फेट से आयरन को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी समीकरण सही है। तो ऐसे सैकड़ों प्रश्न बन सकते हैं जिनका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज जाके पिछले वीडियो में पढ़िए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जलने पर गोल्डन येलो कलर का रंग या लौ देती है? पोटेशियम, सोडियम, जिंक या आयरन? तो मैंने बताया था पोटेशियम जलने पर वायलेट या लिलिक कलर की फ्लेम देती है या बैंगनी कलर की लौ देती है, जबकि सोडियम जलने पर गोल्डन येलो कलर की लौ देती है, जबकि जिंक सफेद होता है जब वह गर्म हो और येलो होता है जब वह ठंडा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन गोल्डन येलो कलर की फ्लेम देता है? सोडियम। निम्न में से कौन सी धातु तनु HNO3 से या नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना सकती है? कौन सी धातु है? मैग्नीज, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम भी आंसर होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन लवण बनता है। तो उदासीन लवण क्या होता है यह मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको अम्ल और क्षार बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से, या प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से। तो आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए या आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर यदि मैं बोलूं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है, ए इसका ऑप्शन है, तो वह क्या सही है? क्यों सही है? आप गूगल में सर्च कीजिए, देखिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा
यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे कि धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं, क्यों उन पे प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है, या धातुएं धातु विलयन के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं, जिससे प्रीवियस ईयर में बहुत ही अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।